नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हफ्ते का लास्ट कारोबार देखने के लिए मिला शेयर बाज़ार, लेकिन रहा बिल्कुल स्वस्थ ही। ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे। थोड़ी सी रिकवरी दिखी ज़रूर, पर लेकिन उसके बाद में भी बाज़ार में फिर से वही मूवमेंट रहा। कल FII के आंकड़े पर नज़र डालते हैं। कल जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उनकी तरफ से 8,000 प्लस की बिकवाली देखने के लिए मिली। मतलब 8,800 करोड़ के आसपास की बिकवाली रही। और जो DII है, मतलब जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, उनकी तरफ से लगभग 6,060 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली। जिस तरह की ग्लोबल परिस्थितियां बन रही हैं, उनको देखते हुए जो सोना है वो भी मतलब ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। 1,02,000 के आसपास अभी सोना पहुंच गया है। बात करें चांदी की, तो चांदी 1,17,600 पे भी कारोबार कर रही है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ठीक नहीं चल रही। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव 98 में बना हुआ है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा महंगा हो गया है। क्रूड ऑयल का जो भाव है वो $70 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। हमारा रुपया अभी मतलब सुस्त कारोबार कर रहा है, मतलब 12 पैसे कमज़ोर खुला है। 87 रुपये 73 पैसे पे हमारा रुपया पहुंच गया है। काफ़ी कमज़ोर रुपया पहुंचा है हमारा। जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की बात करें तो 1,11,600 पे बिटकॉइन $। ये जो बिटकॉइन का भाव है $, में है, इतने पे ट्रेड कर रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार को QI जो IIP का जो आंकड़ा आया है वो बढ़िया आया। मतलब कुल मिलाकर जो IIP का आंकड़ा आया है वो बेहद अच्छा आया है। परिस्थितियाँ उससे थोड़ी सुधरती नहीं नज़र आ रही। FII जो अपनी लॉन्ग पोजीशन है वो भी अपनी काट नहीं रहे हैं, मतलब शॉर्ट नहीं काट रहे हैं। क्यों नहीं काट रहे हैं? उनको ऐसा क्या दिख रहा है? हर देश अपने आप को एक अलग ही लेवल पे प्रेजेंस करने की होड़ में लगा हुआ है। चाइना ने एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, वर्ल्ड लीडर, नया वर्ल्ड लीडर बनने का एक शुमार से चढ़ाया। अभी चाइना अभी हाल ही फिलहाल में एक जो सबसे बड़ा जो सैन्य प्रदर्शन करने की घोषणा की है, और उसमें तुम्हारा वियतनाम, पाकिस्तान और रूस और किम जोंग, उत्तर कोरिया, मतलब सभी जो देशों के लीडर हैं वो आएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि भाई जब कोई देश नया वर्ल्ड लीडर बनता है तो वो अपना सैन्य प्रदर्शन करता है कि भाई हमारी सेना में कितनी कितनी क्षमताएं हैं और क्या क्या हैं। तो उससे वो पहले सभी को आमंत्रण करके बुलाता है, फिर अपना सैन्य प्रदर्शन करता है कि देखो हम ये हैं। ऐसे ही अमेरिका की अब जो छवि है वो डूबती सी जा रही है, और चाइना नया वर्ल्ड लीडर बन के निकल रहा है। अभी जो नया सैन्य प्रदर्शन है, जो कि किम जोंग उन बहुत दिन से आपने देखे नहीं थे, अब शायद उस सैन्य प्रदर्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसको जाने अनजाने लोग बाग नाटो और अमेरिका को आंख दिखाने वाली बात ही समझ रहे हैं। वो अमेरिका को आंख दिखा रहा है चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में भी अपने आप को बड़ा लीडर बनाया, क्योंकि पैसे पहले दे देता है, उसके बाद उनसे पैसे नहीं दिए जाते तो उनकी लैंड को एक्वायर कर लेता है, 99 साल की लीज पर ले लेता है। ज़्यादातर चाहे हम्बल टोटा बंदरगाह हो, चाहे ग्वादर बंदरगाह हो, चाहे जितने भी उन्हें ईरान में, तुम्हारा मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी ऐसी संधियाँ कर रखी हैं। जो तुम्हारा दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे भी कैसी ऐसी काफ़ी संधि कर रखी हैं। तो चाइना नया वर्ल्ड लीडर बन कर निकल रहा है। चाइना की तरफ अगर बात करें खड़ा होने के लिए कौन है, तो अगर परमाणु संपन्न तो वो स्वयं भी है, लेकिन उसी के साथ में रूस है, और रूस काफ़ी खनिजों से संपन्न है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, मतलब किम जोंग उन भी कहीं ना कहीं अगर दो पक्षों में एक पक्ष को चुनने की बारी आएगी तो वो चाइना को चुनेगा। वो भारत के तो अभी अमेरिका से जो मतभेद बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए भारत भी चाइना के ही फेवर में है। अभी नरेंद्र मोदी भी शंघाई ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हैं, और जाएंगे तो हो सकता है इस बार वो वहाँ पर पुतिन से भी मिलें। पुतिन से मिलेंगे, शी जिनपिंग उनका रेड कारपेट से स्वागत करेंगे। ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है कि शी जिनपिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट से स्वागत करने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। परिस्थितियां जो ग्लोबल लेवल पे है वो बहुत ही अटपटी टाइप चल रही है। वो समझने वाले लोगों के लिए समझ जाएंगे, जो नहीं समझना चाहते उनकी बात अलग है। जो डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी जो व्यक्तिगत भाव है, व्यक्तिगत छवि है, वो खोते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, उनका अपना बिटकॉइन, उनको जैसे बिटकॉइन है ऐसा ही एक कोइन लॉन्च कर दिया है। उस कोइन को दे करके वहाँ पे लॉन्च कराया है, ये करा है वो करा है, अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और एज अ कंट्री फ्रेंडली ना होते हुए पर्सनल फ्रेंडली हो रहे हैं, ताकि व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके भारत की। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब भारत की और उनने यूक्रेन के मामले में बोला तो भारत ने शांति की बात रखी, ईरान के मामले में बोला तो शांति की बात रखी, और पाकिस्तान है कि पाकिस्तान एक रोटी दो बोटी में बोल दिया कि आप हमारी ज़मीन को हिस्सा ले लो, आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पाकिस्तान
जितना रोटी बेचो उतना वाला काम करता है। अब बात करें सरकार क्या एक्शन ले रही है। बाजार जिस तरह से गिर रहा है, सरकार गिरने देगी या बस कुछ और भी विचार कर रही है सरकार? सरकार विचार कर रही है अब आपकी बाइकें सस्ती होने वाली हैं। हाँ, बाइकें आपकी सस्ती हो जाएंगी। बाइक, कार, 3 पहिया, मोटरसाइकिल, जितनी भी कारें हैं ये सब सस्ती हो जाएंगी। इनके ऊपर जो 28% का जो जीएसटी था उसे घटा करके 18% का प्रस्ताव भेज दिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक को। क्या होगा उनमें? देखो, होता क्या है कि पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उसमें वित्त मंत्री शामिल होते हैं। वित्त मंत्री शामिल होते हैं तो भाई उसमें कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है कि आपको क्या करना। फिर वही जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साइन कराने के बाद जो जीएसटी काउंसिल है, अलग से काउंसिल बुला रखी है, उसको भेजा जाता है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा प्रस्ताव है। फिर उस प्रस्ताव पे अगर कुछ किंतु परंतु रहता है तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो बड़े उच्च अधिकारी रहते हैं वो उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, और नहीं तो अधिकतर तो जो प्रस्ताव वित्त मंत्री की तरफ से भेजा जाता है वो पास ही हो जाता है। कारण ये है कि उसमें भाई देश की वित्त मंत्री शामिल होती हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रहते हैं सभी देशों के, सभी राज्यों के एक एक मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जितने प्रस्ताव भेजे जाते हैं वो 90% तो पास ही हो जाते हैं जीएसटी काउंसिल में। 1-8% है कि उनमें कुछ संशोधन के लिए रिटर्न वापस आता है। दवाएं जो हैं, दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। जिन दवाओं के ऊपर 18% का जीएसटी लग रहा था, अब सरकार उन्हें 5% के दायरे में आने जा रही है कि भाई इन्हें 18% से हटा करके 5% करो। कुछ जो महंगी दवाई हैं उन पर से जीएसटी बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाएगा, जैसे कैंसर की दवाई है। अब आप बताओ यार, कोई व्यक्ति अगर जिंदा रह रहा है और उसे दवाई चल रही है तो दवाई तो एक ज़रूरत है ना यार, नेसेसरी है। दवाई कोई उसको घूमने के लिए कार, मोटरसाइकिल, ऐसी चीज़ें तो एक अलग हो गई कि यार चलो जब एडिशनल पैसा आएगा तो अपन ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन जो दवाई है यार वो तो व्यक्ति की वैसी ज़रूरत है, उनके ऊपर तो जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भारत है, भारत में हमारे उनके ऊपर भी 18% का जीएसटी लगता है। अब उसे 18 से घटा करके 5 कर दिया जाएगा। कुछ जो कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, उनके ऊपर जीएसटी। ऐसी सरकार की मंशाएं हैं। जो फुटवेयर है, जो टेक्सटाइल है, उसके ऊपर भी जस्ट जो नया प्रस्ताव आया है वो लगभग मतलब नीली है। जो 2000 से ऊपर के जो होटल हैं, मतलब 7500 का उनका क्राइटेरिया है, 7500 से ऊपर के जो होटल है उन पर 28% का जीएसटी लगेगा। जो 7500 से नीचे का होटल किराया होता है उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। ये परिस्थिति अभी बनी हुई है। जो ग्लोबल मार्केट की स्थिति देखें तो ग्लोबल मार्केट में तो सब कुछ ठीक है नहीं। अमेरिका के बाजार ज़रूर लाइफ हाई बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चल रहा है अलग ही लेवल पर। अमेरिका ने भारत को निकारा कर दिया है, ये भी नकार दिया कुल मिलेगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति सदा नहीं रहेगी। लेकिन जो जीएसटी रिफॉर्म आ रहा है ये हमेशा चलेगा, ये आप मान लो। सरकार ऐसा नहीं है कि आज अगर तो तुम्हारी आपस के जो मतभेद थे टैरिफ को लेकर के वो सुलझ गए तो हम जो जीएसटी हमने काटा था वो वापस ले दें, ऐसा नहीं होगा। जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहे हैं ये आने वाले 5 सालों के लिए हमें लंबे समय का सहयोग करेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। अभी एक खबर आई है कि ग्रो जो है वो 8,500 करोड़ रुपया जुटाना जा रहा है आईपीओ के जरिए। वो जो उन्होंने अपने डीआरएचपी दाखिल की थी उसको सेबी के द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो अब जो है डीआरएचपी होता है जो वित्तीय लेखा जोखा होता है कि हमने इतना कमाया, इतना दिया, इतना ये, इतना वो। तो अब वो उसको अपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कराना चाहता है कंपनी को। और लिस्ट कराने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अब अपने को आईपीओ के जरिए जो भी प्राइस बैंड रहेगा, जितनी पी वैल्यूएशन रहेगी, पीओ में जैसे अभी एंजल वन है ना, एंजल भी क्या है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। बीएससी क्या है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है ना। आपने देखा होगा मोतीलाल ओसवाल क्या है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ऐसे ही ग्रो है, ग्रो भी लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होने के बाद देखते हैं कि कितनी पी पे ला रहा है। उसके बाद मैं इसका अलग से आईपीओ का रिव्यू कर दूंगा कि भाई कितनी वैल्यूएशन पे आ रहा है, वैल्यूएशन सही है क्या नहीं है, और जितनी वैल्यूएशन वो मांग रहा है उतनी वैल्यूएशन सस्टेनेबल है क्या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो कंपनियां तो ले आती हैं अच्छी वैल्यूएशन, उनके हिसाब से अच्छी है, लेकिन वो जब आप उसको प्राइस में करते हो तो लगता है क्योंकि अभी वैसे भी एक्सपायरी घटा दी है। एक्सपायरी घटा दी तो उससे क्या हो रहा, एक्सपायरी घटाने से वॉल्यूम कम आएगा। वॉल्यूम कम आएगा तो प्लेटफॉर्म जो
जो बिजनेसेस है ना उनका नेट प्रॉफिट कम घट जाएगा। नेट प्रॉफिट क्यों घट जाएगा? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है ना इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है ना वो रेवेन्यू आता है तुम्हारा FNO से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। जो लोग स्टॉक खरीदते और बेचते हैं ना उससे कोई ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है लोगों को। इसलिए नहीं आता कि वो जो आप स्टॉक खरीद रहे बेच रहे हो उससे कितने भी ब्रोकरेज दे दोगे। लेकिन जो FNO करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, वो क्या है एक ही बार में बल्क में मतलब 75 लोटों को एक साइज उठाते हैं। मतलब सपोज करो 2000 रुपये का शेयर है मान लो मोटा मोटा तुम्हारा रिलायंस का, और उन्होंने 2000 इंटू 75 करा, उन्होंने 1.5 लाख का माल उठाया और 1.5 लाख का उठाया 1.5 लाख का बेचा और दिन भर में उसने 2-3 बार कर दिया। तो इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है ना प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का वो आता है पूरा का पूरा FNO से, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट से। और जो स्टॉक खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, SIP करते हैं, इनसे ब्रोकरेज फर्म जो है ना उन्हें कोई फ़ायदा थोड़ी होता है, इनसे कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए ग्रो हो सकता है इस बार। इसमें आए अब कितनी वैल्यूएशन पे आ रही है, मैं अलग से वैल्यू मैट्रिक निकालूंगा कि भाई इसका कितना P होना चाहिए, कितने P का डिस्काउंट होना चाहिए, इसका कितना ROE होना चाहिए, ROC कितना होना चाहिए, डेट टू EBITDA कितना है, कितना कर्ज है कंपनी के ऊपर, ये सभी देखना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कंपनियां ऊपर लिस्ट हो जाती हैं डायरेक्ट नीचे आ जाती हैं। किसके साथ हुआ है? टाटा टेक्नोलॉजी, सब जानते हैं यार बड़ी कंपनी है, टाटा का नाम जुड़ा है, एक अफवाह मचा टाटा 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 टाटा। आज बताओ टाटा टेक्नोलॉजी कहाँ लिस्ट हुई थी? 1400 पे, आज कहाँ है आप देख लो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कारण आपको हमें जो टैरिफ को घुमाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और चल रहा है। मतलब ये चीज़ें यूट्यूब पे है, मैं स्पष्ट नहीं बोलना चाहूँगा, पर तो एक हिंट देना चाहता हूँ कि आपका माइंड वहाँ काम कर पा रहा है कि नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो इज़राइल है वो ग्रेट इज़राइल बनाने की ओर जा रहा है। अब तक का सबसे ज़्यादा लैंड एक्सपेंशन करने जा रहा है इज़राइल। और अगर ये टैरिफ वाला जो मामला है ना, इस मामले को मतलब वर्ल्ड जो मीडिया है उसमें नहीं निकाला जाए ना। अभी वर्ल्ड मीडिया में क्या चल रहा है, और भारत पे इतना टैरिफ, भारत की इस देश से वार्ता, भारत की ट्रेड ये, भारत के जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं, या भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या भारत के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं। वो अभी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टरों की मीटिंग बुला रखी है, सभी लोग बैठे हैं और बैठ कर जो है अपनी डिस्कशन काय पे चल रहा है कि हमारी कंपनियों को जो नुकसान होगा उस कंपनियों का भरपाई कहाँ से हो, किन किन देशों में हम सामान भेज सकते हैं। अमेरिका का बंद हुआ तो कब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया भारत पे 50%, 25% समझ लो सैंक्शन लगा दिया। भारत इधर परेशान हो गया, काहे परेशान हो गया, अरे टैरिफ लग गया, टैरिफ लग गया, टैरिफ लग गया, टैरिफ लग गया, सब परेशान, इंडस्ट्री परेशान, ये परेशान, वो परेशान। वर्ल्ड मीडिया, भारत की मीडिया 150 करोड़ को जनता को जो न्यूज़ दिखाती है वो तो दिन भर यही दिखाती रहती है, ये झुक गया, वो झुक गया। लेकिन इन सब के पीछे से जो कुछ काम हो रहा है वो शायद तुम्हें हमें नहीं मालूम चल रहा। जो अगर ये सब शांत हो जाए ना तो जो इज़राइल वाला मामला है वो सामने आ जाएगा। इज़राइल अब तक का लैंड सबसे बड़ा एक्वायर करने जा रहा है, हमास और वो सब फिलिस्तीन वाला लेके वो सबसे बड़ा बनाएगा। लेकिन ये चीज़ें अभी खुल दिख नहीं रही। इसके पीछे टैरिफ वाली जो पिक्चर चल रही है ना, ये एक्चुअल में वर्ल्ड मीडिया को बिजी करने का एक काम है कि ये इधर वर्ल्ड मीडिया बिजी हो जाएगा, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बिजी हो जाएंगे और इधर से उनका काम हो जाएगा। अगर आज सब कुछ ठीक होता तो वो न्यूज़ में आ जाता, इतने बड़े बड़े काम हो रहे, इतने बड़े कांड हो रहे। देखो क्या कुछ चीज़ें होती हैं पर दिखते नहीं हैं। जब आप एक जियो पॉलिटिक्स को पढ़ते हो, समझते हो, एनालिसिस करते हो, तब आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है। ये अब धीरे धीरे आपको दिखना चालू हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, चाइना को उनने एक्सटेंड कर दिया, भारत पे उसने टैरिफ लगा दिया और टैरिफ के बाद सैंक्शन लगा दिया। जबकि वार्ता तो चल ही रही थी ना, जिस समय पर डील हो रही थी उस समय हम पहले नंबर पे थे, लेकिन उसके बाद में भी नहीं हो पाई। तो कोई ना कोई तो कारण कहीं ना कहीं तो उलझा है ना, जो कोई नहीं समझ पा रहा। जबकि उस भारत के प्रधानमंत्री को तो अपना मित्र बताते हैं, वो बोलते हैं मैं जैसा बोलूँगा मैं सम्मान लूँगा। उनके जो सलाहकार हैं वो ये बोलते हैं कि यूक्रेन का युद्ध और भारत का युद्ध है, मोदी का युद्ध है, मोदी उन्हें पैसा दे रहा है। क्योंकि ये ना कुछ उलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पीछे से काम हो रहा है ना उसको मीडिया में हवा ना मचे। हवा ना मचे मतलब काम हो जाए धीरे से। अभी आपने देखा मीडिया कोई भी न्यूज़ चैनल पे आ रहा है कि हमास पे इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, कछु आ रहा न्यूज़ में? कुछ नहीं आ रहा। आप तो खोल कर देखो, पहली फुर्सत देखेगा मोदी जी वहाँ जा रहे, मोदी जी ने 40 देशों पे ये कर दिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये दे दिया, GST में ये कट हो गया, फलाने में ये कट हो गया, ढिमकाने में ये कट हो गया। क्योंकि हमारे घर में इतनी सिचुएशन ख़राब कर दी जा रही है कि हम उसी में उलझ गए। हम अपनी हल्दी मिर्च में ही परेशान हैं,
मतलब परिस्थिति ऐसी बन गई कि हम उसी में परेशान है तो उसके लिए क्या है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो ऑर्डर है वे कैंसिल होंगे, हमारे लोगों की रोज नौकरियां चली जाएंगी। तो उसके लिए सरकार भी प्रतिबद्धित है, सरकार बाधित है ना उसके लिए। सरकार को चुना किस लिए जाता है? सरकार को इसलिए तो चुना जाता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने देश के अंदर तो आप कड़े डिसीजन लो। हम टैक्स देते हैं, मतलब हम भी देते हैं, वो जो सर्विस क्लास है वो भी देता है, सब टैक्स देते हैं। टैक्स किस लिए देते हैं? टैक्स इसीलिए तो देते हैं कि भाई सरकार खराब समय पे हमारा सहयोग करे। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बुरा समय आया तो उसको मदद करनी पड़ेगी सरकार को, इसीलिए सरकार चुनी जाती है। अभी ना जियो पॉलिटिक्स सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो इसलिए ध्यान रहे स्टॉक मार्केट में जो भी काम कर रहे हो ना वो समझ के करो। देखो जो एक गैप पड़ा था ना 24,600 का, वो निफ्टी ने गैप फिल कर लिया। अगर निफ्टी 24,300 के आसपास नहीं रुकता है तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट जो गैप है ना वो 23,800 का है, मतलब 23,800 पर हो गया। अगर यहाँ नहीं उठा तो यहाँ से 300 पॉइंट उठेगा। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो अब बैंक निफ्टी का डाटा ये बोल रहा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड है, काफ़ी। अब शॉर्ट नहीं काट रहे, कारण क्या है? वो कारण अब धीरे धीरे आएगा आगे। अगर जैसे कल ही DII ने कम खरीदारी करी, FII ने ज़्यादा बेची, तो कल ही बाजार में देखो कितनी लोहल लोहान देखने के लिए मिला। तो परिस्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी अच्छी अपन समझ रहे हैं। इसलिए जो भी कोई डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें। शेयर मार्केट दोधारी तलवार है, आगे भी चलती पीछे भी चलती है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।